बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो चैप्टर 1 पर है ऑफ क्लास 10 एंड द चैप्टर नेम इज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फेज़ 2। पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे जो कि आपकी बुक में गिवन थे। नाउ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को जो कि आपकी बुक में से हैं और कुछ एज अ कंसेप्ट बेस्ड बनाया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ 1970 इलेक्शंस। तो 1970 इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या था, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। In December 1970, the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won a landslide victory in East Pakistan, now Bangladesh, and the other party, called the Pakistan People's Party, won in West Pakistan. Awami League won 160 out of 162 seats in East Pakistan, whereas Pakistan People's Party won 81 out of the 138 seats in West Pakistan. However, no single party gained a clear majority at the national level. This eventually led to political confusion, and East Pakistan decided to break away and become its own country. Both the parties started ruling in their own separate countries. तो बेसिकली जो 1970 का इलेक्शन का रिज़ल्ट था वो ये था कि अवामी लीग जो थी ईस्ट पाकिस्तान में वो जीत चुकी थी, ठीक है। बट जो हमारी जो क्लियर मेजॉरिटी थी एट द नेशनल लेवल वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब इवेंचुअली क्या हुआ, दिस इवेंचुअली लेड टू पॉलिटिकल कन्फ्यूजन। यहाँ पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था, सियासी तनाज़ा between the East Pakistan and West Pakistan, and the West Pakistan decided to break away with the East Pakistan, और इस तरीके से बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था। Then a very important and conceptual short question is here, what is the difference between nationalization and privatization? तो ये दोनों पॉलिसीज़, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो स्टार्ट की थी, और प्राइवेटाइजेशन जो है नवाज शरीफ गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में स्टार्ट हुई थी। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस और अ पब्लिकली ओन्ड बिजनेस इज ट्रांसफर्ड इनटू प्राइवेट ओनरशिप। यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर इदारे होते हैं या बिजनेस होते हैं उनको हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, यानी कि जो उसका मालिक होता है वही उसे जानता है, अब उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, वो प्राइवेट ओनरशिप में आ जाएगा। द आइडिया में बी दैट प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू अ मोर एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन, और प्राइवेटाइजेशन में अकर सिंपली एज अ ब्राइब और रिवार्ड टू सपोर्टर्स ऑफ अ रिजाइन, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी जो है ये काफ़ी अच्छी भी साबित हुई थी नवाज शरीफ के इंटरिम गवर्नमेंट में, क्योंकि इससे अगर बहुत सारे इदारे जो हैं नेशनलाइज हो जाएंगे, गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली जो सारा उन इदारों का बोझ जो है ना वो एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट पर आ जाता है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हद तक बेटर रहा। Now, nationalization is the process by which privately owned business is transferred into government or public ownership. इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाता है, यानी नेशनलाइज कर दिया जाता है। The idea may be that the business is so important to the well-being of the public that it cannot be trusted to private individuals, or it may be that the government is overreaching. इसके पीछे बेसिकली आइडिया ये होता है कि जो प्राइवेट लोग जो चला रहे हैं बिज़नेस वगैरह, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उनके ऊपर हुकूमत जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, उनके हाथों में नहीं छोड़ सकती, तो इसलिए वो अपने अंडर ले लेती है गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रिकल डाउन। तो ट्रिकल डाउन का मतलब है बच्चों अ थ्योरी दैट फाइनेंशियल benefits given to big business will in turn pass down to smaller businesses and कस्टमर्स। ये एक ऐसी थ्योरी है हमारे लिए। ट्रिकल डाउन का बेसिकली मतलब ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ना वो छोटे छोटे बिजनेसेस में जो है फिनेंशियली वो सेटअप हो जाते हैं, और इसी तरीके से
जैसे आपने देखा है कि फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी तादाद में माल बनता है, उससे फिर रीसेलर्स के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, सॉरी, फिर होलसेलर से फिर रीसेलर के पास जाता है, फिर उससे मज़ीद रीसेलर भी हो सकता है या कोई कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिंपली पता है, जैसे हम उर्दू में आइन कहते हैं, तो ये कुछ कानून होते हैं जो कि हमारी स्टेट को चलाने के लिए काबिल गौर होते हैं। द सुप्रीम लॉ which regulates and runs any modern state is called constitution. It is this law which explains the jurisdiction's rights and duties and privileges of all the stakeholders of a political entity in the organs of a state, ठीक है। तो ये तमाम जितने भी हमारे सियासी होंगे या फिर हमारे किसी भी सियासी इदारे से मुंसलिक कवानीन होते हैं या हमारी अदालतों में, तो वो इन्हीं आइन को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसले हैं वो लिए जाएंगे। Then what is the meaning of interim कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बच्चे इसको हम कहते हैं आर्जी आइन, यानी कि आइन हमारा पक्का नहीं है, जो है हमारा आइन थोड़े अरसे के लिए है, उसके बाद ये टेम्परेरी आइन है, ठीक है, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे और एक पक्का कानून ले आएंगे। द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड टू सर्व ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल यानी टेम्परेरी पीरियड अंटिल अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड। जब तक परमानेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक के लिए वो टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लॉ मेकिंग असम्बलीज इन पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपोजिशन है हमारे लॉ मेकिंग असम्बलीज़ का पाकिस्तान में, वो क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ पाकिस्तान। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज होते हैं, जो कि सेनेट जिसको हम अपर हाउस कहते हैं एंड नेशनल असम्बली इज़ द लोअर हाउस। द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमारे पास जो प्रेजिडेंट होता है पाकिस्तान का, सदर यानी, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपॉन द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान हैज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट मजलिस शौरा जिसको हम कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज इज़ 446। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर नेशनल असम्बली होती है और एक सेनेट होती है, जैसे कि आप ऊपर पढ़ के आए हैं। इट इज़ लोअर हाउस, सेनेट जो है अपर हाउस होता है। नेशनल असम्बली के कितने मेंबर्स होते हैं? 344 एंड सेनेट के 102 मेंबर्स होते हैं। नेशनल असम्बली का टेन्योर 5 ईयर्स होता है, जबकि सेनेट का टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। नेशनल असम्बली में प्रोविंसेस हैव रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है, जबकि जो सेनेट है उसमें ऑल प्रोविंसेस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है। देन राइट द सेलियंट फीचर्स ऑफ 8th अमेंडमेंट। तो यहाँ पे 8th अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, अमेंडमेंट को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो आंसर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज रिप्लेस बाय सेमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको हमने सेमी प्रेजिडेंशियल सिस्टम से तब्दील कर दिया। The objective resolution was made a justiciable part of the constitution। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक मुनसिफाना हिस्सा बना दिया था। Now, all these steps so far taken by General Muhammad Ziaul Haq and all changes in the constitution affected by him were legalized। General Ziaul Haq ने जो भी कदम उठाए थे, जो भी उन्होंने इकदाम किए या जो भी चेंजेस उनके आइन में उन्होंने किए, तो वो लीगलाइज्ड होंगे, यानी उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नाउ प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और जो सदर की ये ताकत होती थी, सदर के पास ये इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट को तोड़ सकता था, तो वो जो थी उसको हम उस पावर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। नाउ all steps taken by General Zia in pursuance of his Islamization policy were given
वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन, और जितने भी जनरल ज़िया ने इस्लामाइजेशन की पॉलिसी के अंडर जो भी स्टेप्स लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ 13th अमेंडमेंट? तो 13th अमेंडमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास? दिस अमेंडमेंट स्ट्रिप द प्रेसिडेंट ऑफ हिज डिस्क्रिशन टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एज वेल एज द गवर्नर्स टू डिसॉल्व देयर रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारे आपको पता है कि जो पूरे मुल्क का होता है उसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं, और जो हमारे चारों सूबों का है उसे हम कहते हैं वज़ीर आला। ठीक है, इस तरीके से पूरे मुल्क का एक सदर होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और इस तरह हर सूबे का एक जो है जो गवर्नर होता है, जो कि एज अ प्रेसिडेंट आप समझ लेना, जिस तरह पूरे कंट्री का प्रेसिडेंट है इसी तरह हर सूबे का गवर्नर होता है। ठीक है, तो जो ये जो गवर्नर्स की और जो हमारे पास प्रेसिडेंट की पास ये इख्तियार होता था कि वो कभी भी जो है वो डिज़ोल्व कर देते थे, यानी तोड़ देते थे असम्बलियों को, तो जिसकी वजह से हुकूमत हमारी टूट जाती थी। ठीक है, तो ये जो है ये इख्तियार छीन लिया गया इस 13th अमेंडमेंट में। ठीक है, यानी कि ना अब प्रेसिडेंट जो है नेशनल असम्बली को तोड़ सकता है, उसके पास ये इख्तियार चला गया, और गवर्नर्स के पास भी कि वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, President's power to appoint the chief of armed forces on his discretion without consulting the prime minister was also taken back। और ये भी जो प्रेसिडेंट की इख्तियार था उसके पास ये पावर थी कि वो चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेता था, तो ये भी छीन ली गई, और बिना प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किए वो ये स्टेप नहीं ले सकता था। ठीक है, then what was the 14th amendment slash, or what is meant by restriction on floor crossing, what's in mark? ठीक है, तो ये कुछ मिसप्रिंटिंग्स है, तो आप बेसिकली क्वेश्चन यही है कि 14th अमेंडमेंट क्या है, या इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आपको इसी सूरत में पूछा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लोर क्रॉसिंग से क्या मतलब है। तो इसका आंसर आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। The government of Nawaz Sharif was also passed the 14th Amendment Bill. The bill stopped the unethical practice of the floor crossing by the National and Provincial Assembly members. This practice was popularly known as horse trading. यानी कि जो भी हमारा ये एक प्रैक्टिस रहती थी हमारे पहले कि जो नेशनल प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर्स हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से जो हैं किसी भी पार्टी में जाकर उनका हिस्सा बन जाते थे और किसी वक्त पार्टी छोड़ देते थे। ठीक है, तो ये जो फ्लोर क्रॉस कर लेते थे यानी कि अपना बिल छोड़ के ना दूसरे के बिल में जा घुसना, तो ये जो है इस अनएथिकल प्रैक्टिस को जो है 14th अमेंडमेंट बिल में इसको स्टॉप किया गया। इसी का आंसर आप दूसरी सूरत में यूँ लिख सकते हैं दैट 14th अमेंडमेंट the elected member of the assembly was bound to give the vote of confidence only put their own party leaders. Violator was to be expelled from the party. ठीक है, दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं, ऊपर वाली बात को ही आप यूँ कह सकते हैं कि जो अभी इलेक्टेड मेंबर है वो बाउंड हो गया था कि वो अपना वोट सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पार्टी लीडर्स को ही दे सकता, यानी अपने पार्टी के लोगों को देगा, किसी और को नहीं दे सकता। ठीक है, व्हाट वाज 18th अमेंडमेंट? तो 18th अमेंडमेंट क्या थी इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। 18th constitutional amendment in 2010 was aimed at bringing back the parliamentary supremacy. It gave more powers to the provinces to utilize their resources. In addition, this amendment ensured judicial autonomy, removed discretionary powers of the president of Pakistan. तो इसका एम ये था कि जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है उसे वापस लाया जाए। इसने बहुत सारी पावर्स दी थी प्रोविंसेस को, हमारे सूबों को बहुत सारे इख्तियारात दे दिए थे। 18th अमेंडमेंट की वजह से बहुत सारे इख्तियारात मिले, तो जो जिससे जो है प्रोविंसेस क्या कर सकते थे, दे कैन यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज, वो अपने जो रिसोर्सेज थी उनकी जिस किस्म की भी चाहे रिसोर्सेज हों उनको वो इस्तेमाल कर सकते थे। और साथ ही साथ इस अमेंडमेंट ने जो जुडिशल ऑटोनमी है यानी कि जो हमारे पास अदालती निज़ाम था उसको भी इंश्योर किया, और हर किस्म की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स थी प्रेसिडेंट की वो भी ख़त्म कर दी।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेवा टॉक्स। तो जेनेवा टॉक्स के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनेवा टॉक्स, अमेरिका एंड रशिया साइंड एन अकॉर्ड इन अप्रैल 1988 इन जेनेवा। रशिया और अमेरिका ने ये साइन किया था इन 1988 एट जेनेवा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो कि थे मोहम्मद खान जुनेजो, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें और उन्होंने भी साइन किया। रशिया ने अपनी हार को तस्लीम कर लिया था और विड्रू इट्स फोर्सेस फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और उसने अपनी जो फ़ौज है उसको अफ़गानिस्तान से 15 फरवरी 1989 को वापस बुला लिया। दिस वॉज द एंड ऑफ अफ़गान जिहाद, और इस तरीके से अफ़गान जिहाद भी एंड हो गया था। देन व्हाट इज़ मेंट बाय लाहौर डेक्लेरेशन। लाहौर डेक्लेरेशन से क्या मुराद है? द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अताल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर बाय बस विद अ मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे बिहारी वाजपेयी, तो इन्होंने ये जो है लाहौर का विज़िट किया ऑन द बस एंड इन्होंने अमन का पैगाम दिया। इनके लिए नेक ख़यालात जो है इन्होंने इनका इजहार किया। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वेलकम्ड हिम एट वाघा बॉर्डर। उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाघा बॉर्डर पे इनका खैर मकदम किया। और बोथ लीडर्स अनाउंस्ड मेनी प्लान्स टू नॉर्मलाइज म्यूचुअल रिलेशंस एट जॉइंट कम्युनिक was signed which was called लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है, तो क्या हुआ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनके साथ जो मामला थे वो थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश की इनके साथ ही, क्योंकि अमन का पैगाम लेके आए थे और इनके साथ म्यूचुअल रिलेशंस बनाने की कोशिश की, और इन्हें एक जॉइंट कम्युनिक जो थी वो साइन की थी, यानी कि एक रिटन जो एक तरीके से आपके लिए मुआहिदा वो साइन किया था, जिसको हम लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ डिफाइन ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय वर्कर्स फ्रॉम रिलेटेड फील्ड्स दैट वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ट्रेड यूनियन वो इदारे हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे वर्कर्स जो उन वर्कर्स से मिलकर बनती है जो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और उनका जो काम होता है दैट वर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, और वो उन्हीं के जो मेंबर्स हैं उनके फ़ायदे का होता है। ठीक है, उनके हक में बेहतर होता है। दे हेल्प वर्कर्स इन इशू लाइक फेयरनेस ऑफ पे, गुड वर्किंग environment, hours of work and benefits. They represent a cluster of workers and provide a link between the management of workers. ठीक है, तो ये जो थे इश्यूज लाइक यानी तनख्वाह अच्छी होना, जो हमारे इन्वायरमेंट है काम करने का वो अच्छा होना, कितने घंटे काम करने हैं और क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसमें काफ़ी सारा हेल्प मिला वर्कर्स को। दे रिप्रेजेंट अ क्लस्टर ऑफ वर्कर्स। तो इसके अंदर काफ़ी सारे बहुत सारे किस्म के काम होते थे और काम करने वाले होते थे। ठीक है, जिसने जो है मुख्तलिफ वर्कर्स के दरमियान में एक लिंक भी क्रिएट किया। ठीक है, नाउ what is a legal framework order यानी LFO by General Pervez Musharraf which was Chief Executive of Pakistan। ठीक है, तो ये क्या था that General Pervez Musharraf, the Chief Executive of Pakistan, issued Legal Framework Order 2002 on August 21, 2002. Under the order, different sections of 28 articles of the Constitution of 1973 amendments were introduced. And in addition, 11 orders of the Chief Executive were also incorporated in the Constitution. तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। इट इज़ जस्ट आपको फिगर्स रिमेंबर करनी है और इजी वर्डिंग है। Then under these amendments, seats of the National Provincial Assemblies were increased. That is section 58B was restored। ठीक है, section 58B जो था was restored. National Security Council was constituted and all orders, acts and deeds of the Chief Executive were constitutionally safeguarded। तो यहाँ पे हमारा आज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हुए। तो आपने अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चंस की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।